हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची मौर्य। तो हम लोगों ने अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इलेबोरेटिव मैनर में उसे कंप्लीट कर लिया है। आई डोंट होप सो कि ऐसा कोई भी यूट्यूब पे चैनल होगा जो कि इतना इलेबोरेटिव तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बताया होगा, इतने सारे लेक्चर्स होंगे उसके। अब हम लोग आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, एक नया एक्ट पढ़ने के लिए। ये जो एक्ट है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग टू एंड आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। ये ऐसा टॉपिक ही है इंडियन एविडेंस एक्ट। बट जैसे टीपीए हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये किसी किसी को थोड़ा सा बोरियत सा लगता है, क्योंकि ये दिस इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक। दीज एक्ट्स आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक्स, तो इसलिए थोड़ा सा ये बोरियत लगता है। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट्स हैं। अब इंडियन एविडेंस एक्ट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक्ट को शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि इनका इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट कब हुआ था, क्योंकि ये तो भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी साल तो टकराता ही है क्वेश्चंस। डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज 15th March 1872 and date of enforcement of Indian evidence is 1st September 1872। अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट भी 1872 का ही एक्ट है, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट इज ऑल्सो 1872। तो 1872 में ही ये दोनों एक्ट्स पास हुए थे। लेकिन ये 15 मार्च को इनैक्ट हुआ था, मीन्स इनैक्टमेंट मीन्स बोथ पार्लियामेंट के द्वारा इसे पास किया गया था एंड गेट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का एसेंट और पार्लियामेंट के द्वारा ये पास किया गया था 15 मार्च 1872 को, और इसका इन्फोर्समेंट हुआ 1 सितंबर 1872 को। मीन्स कि अब ये लागू हो चुका है ऑल ओवर इंडिया, या फिर जो भी टेरिटरी थी उस समय की, तो वहां पे ये लागू हो चुका था 1 सितंबर 1872 को। अब एविडेंस एक्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्ट है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये एक्ट नंबर कौन सा है भाई? तो आप जब बेयर एक्ट ध्यान से देखेंगे, उसमें देखेंगे कि ये एक्ट नंबर 1 है। यहाँ पे अगर बेयर एक्ट आपके पास होगा, आई होप सो कि आप बेयर एक्ट जरूर लेके पढ़ रहे हो सामने, क्योंकि बेयर एक्ट के बिना अगर आप लॉ की क्लास करने बैठे हैं और आपके पास बेयर एक्ट नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरे पढ़ाने का, या किसी के भी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो एक्ट नंबर 1 है ऑफ 1872। मीन्स उस ईयर का ये एक्ट नंबर 1 था, इसलिए इसको कहा जाता है एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। अब ये जो एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 है, ये भी आता रहता है, टकराता रहता है क्वेश्चन, इसलिए जानना जरूरी है। और इसलिए कहा जाता है कि सारे जो बेयर एक्ट्स के वर्ड्स होते हैं ना, सब चीज को ध्यान से देखा जाता है और ध्यान से पढ़ा जाता है। नेक्स्ट इज फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को फाउंडिंग फादर किसे कहा जाता है? इंडियन एविडेंस एक्ट का फाउंडिंग फादर और ड्राफ्टेड बाय, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं भाई। इंडियन एविडेंस एक्ट के फाउंडिंग फादर एंड ड्राफ्टेड बाय, बोथ आर द सेम पर्सन्स। सेम पर्सन इज सर जेम्स फिट जेम्स स्टीफन। सर जेम्स फिट जेम्स स्टीफन is the founding father of Indian Evidence Act and drafted। तो अगर फादर आ रहा है या ड्राफ्टेड आ रहा है, उसमें भाई सर जेम्स फिट जेम्स स्टीफन ही है। अब तक तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट का भाई 15 मार्च 1872 को इनैक्ट हुआ, इन्फोर्स हुआ 1 सितंबर को, एक्ट नंबर 1 है, फाउंडिंग फादर इनके सर जेम्स स्टीफन है। लेकिन अब ये एविडेंस होता क्या है भाई? एविडेंस मतलब क्या होता है, कहाँ से आया ये, जरूरत क्या पड़ गई इसको आने की, एविडेंस को? तो द टर्म एविडेंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इज एविडेंट, एविडेंट और एविडेयर, evident or evidere, which means to show clearly, to discover clearly or to ascertain or to prove। मतलब कि evident या एविडेयर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को क्लियरली दिखाना, डिस्कवर करना, असरटेन करना, किसी भी चीज को प्रूफ करना ही एविडेंस होता है। हम जो भी एक्टिविटी करते रहते हैं, हम जैसे अभी आपको पढ़ा रहे हैं या आप अभी बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना अपनी दिनचर्या में, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो कैन बी यूज्ड एज अ
एंड एविडेंस, वो सारी चीज़ों को एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है अगर उसके बाद कोई भी घटना घटित हो जाए तो। मतलब कि अगर हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं या आप हमसे अभी बैठ कर के पढ़ रहे हैं, अचानक से कोई अटैक हो जाता है या आपके घर में चोर घुस आता है, तो अगर एविडेंस चाहिए होगा तो आप क्या कहेंगे कि भाई उस समय मैं पढ़ रहा था या पढ़ रही थी या मैं पढ़ा रही थी, तो अच्छा, मान लीजिए हम रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, उसी समय रिकॉर्डिंग के समय ही कोई चोर घुस जाता है, कुछ आवाजें रिकॉर्ड हो जाती हैं इसमें, क्या बन गया, ये एविडेंस बन गया। जो आवाजें रिकॉर्ड हुई वो भी एविडेंस बन गया। आपने चोर को देखा पढ़ते समय, वो क्या बन गया, एविडेंस बन गया। आप उसके क्या हो गए, आई विटनेस हो गए। आई विटनेस इज ऑल्सो एन एविडेंस। तो जो भी चीजें घटना में घटित हो रही हैं, जो भी चीजें लाइफ में घटित हो रही हैं, वो सारी चीजें को एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। एनीथिंग विच हेल्प्स द कोर्ट इन कमिंग टू अ कंक्लूजन और डिसाइड द मैटर, कोई भी ऐसी चीज जो कि कोर्ट को कंक्लूजन या डिसीजन देने के लिए, जजमेंट देने के लिए हेल्प कर रहा है, वो सारी चीजें एविडेंस बन जाती हैं। वो विटनेस हो, वो कोई डॉक्यूमेंट हो, या किसी का भी कोई भी पेपर हो, कुछ भी पेपर हो, हैंडराइटिंग हो, फिंगरप्रिंट हो, सब चीजें क्या बन सकती है, एविडेंस बन सकती है। एविडेंस इज आइदर रिटन और अनरिटन, कुछ भी हो सकता है। कोई थिंग हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, रिटन हो सकता है, अनरिटन हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, फिंगरप्रिंट हो सकती है, फुटप्रिंट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो एविडेंस हो सकता है रिटन हो, अनरिटन हो, ऑफ एलिगेशन इन इशूज बिटवीन द पार्टीज, और जिससे वजह से जो एविडेंस होगा उससे कोर्ट कोई भी मैटर को, कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचेगा एविडेंस के थ्रू। पार्टीज पे, पार्टीज तो बहुत सारी बातें कहेंगी, लेकिन पार्टीज के ऊपर रिलाई करने से पहले कोर्ट क्या रिलाई करेगा, एविडेंस पर रिलाई करेगा। क्योंकि एक पार्टी कुछ कहेगी और दूसरी पार्टी कुछ कहेगी, दोनों की बातें बिल्कुल क्या होंगी, अपोजिट होंगी। जब दोनों की बातें अपोजिट होंगी तो फिर कोर्ट रिलाई किस पे करेगा, तो कोर्ट रिलाई करेगा उस समय एविडेंसेस पर। एविडेंसेस तब आता है फोर्स में। तो एविडेंस का जो भी उम, उसका जो भी प्रयोग होता है ना, एविडेंस का यूज़ होता है ना, वो आता है जब हम जजमेंट राइटिंग करते हैं, उसमें एविडेंसेस का यूज़ होता है लिखने में। एविडेंस इज समथिंग इंक्लूडिंग द टेस्टिमनी, अब वो टेस्टिमनी भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, दैट टेंड्स टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अलिज्ड एक्ट, जो कि या तो प्रूफ करे या फिर डिसप्रूव करे किसी भी एक्ट को। एविडेंस इज समथिंग विच असर्टेन द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट और प्रिंट इन क्वेश्चन, एविडेंस की वजह से ही तो कोई भी फैक्ट प्रूफ या डिसप्रूफ होता है। किसी भी फैक्ट को प्रूफ करना है पार्टीज को, किसी भी फैक्ट को अगर पार्टीज को प्रूफ करना है, तो जो पार्टी एविडेंस लेके आएगी उसके एविडेंस पे कोर्ट रिलाई करेगी। जो भी पार्टी एविडेंस लेके आएगी उसी के एविडेंस पे कोर्ट रिलाई करती है ना भाई, ना कि उस पार्टी के ऊपर रिलाई करेगी जो एविडेंस जिसके पास है ही नहीं। इसलिए एविडेंस की महत्वता समझिए यहाँ पे। एविडेंस इतना महत्वपूर्ण चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि बिना एविडेंस के कोई भी जजमेंट देना पॉसिबल नहीं है। बिना एविडेंस के किसी भी केस को जीतना पॉसिबल नहीं है। इवन अगर हम कोर्ट की बात भी ना करें, अगर हम नॉर्मल इन सोशल लाइफ की अगर बात करें, तो सोशल लाइफ में भी आपके पास कहीं ना कहीं एविडेंस की जरूरत पड़ ही जाती है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। नहीं भाई, हाँ हाँ, हम तो ये बात बोले थे, ये तो सामने खड़े थे। नहीं नहीं भाई, ये बात हुआ था उस समय, तो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, हमने तो ऐसा बोला था। तो एविडेंस के यूज रियल लाइफ में, कोर्ट में, हर जगह यूज होता रहता है। एविडेंस ऐसी चीज है, हर जगह यूज में आता है। अब इसके थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं हम लोग कि एविडेंस की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ एविडेंस। अर्ली हिस्ट्री ऑफ law of evidence in India can be traced back in Dharma Shastra as well as in Muslims and English law, system of law. It was always recognized by Dharma Shastra that the purpose of any trial is desire to ascertain the truth. अब भाई देखिए, एविडेंस की महत्वता जैसे हमने बोला कि आपको डेली लाइफ में पड़ जाती है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं, जहाँ पे आपको एविडेंस की महत्वता की समझ में आएगी, किस तरह से एविडेंस हेल्प करता है। इवन एविडेंस जो है वो कोर्ट को हेल्प तो करता ही है, प्लस पर्सन को भी हेल्प करता है। किसी भी ट्रेस तक, किसी भी चीजों के ट्रेस करने के लिए एविडेंस का वन बाय वन एविडेंस से कोई भी चीजें ट्रेस की जाती हैं।
वन बाय वन एविडेंसेस से कोई भी चीजें ट्रेस की जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने रामायण की कहानी सुन रखी होगी। अगर आपने रामायण सुन रखा है तो उसमें आपको ये कहानी तो पता होगा भाई जटायु कौन था। जटायु कौन थे? जटायु जो थे भाई पक्षी थे। ठीक है, एक पक्षी था जटायु, जिन्होंने ये देखा था कि सीता जी को रावण उठा के लेके गया। तो उस समय उस समय जो ये जटायु का कैरेक्टर है, ये जो जटायु का कैरेक्टर है, अब हम उसे ये माने कि ये जो भी है फिक्शनल है कहानी या जो भी कहानी है ना, अब उस पर अभी हम नहीं जाते हैं। हम उस पर ये रहते हैं कि जो जटायु का कैरेक्टर है वो यहाँ पे क्या एक तरीके से क्या है, एक तरीके से यहाँ पे जटायु का कैरेक्टर इज एविडेंस। वो भी एविडेंस है। वो क्या है? एक तरह से आई विटनेस है। आई विटनेस मतलब ये भी तो एविडेंस ही है। आई विटनेस भी तो एविडेंस है। तो ये जो जटायु का कैरेक्टर है, इन्होंने देखा कि रावण सीता जी को उठा के लेके जा रहा है। तो जब रावण सीता जी को उठा के लेके जा रहा है, ये जो आई विटनेस ने देखा, इसे ट्रीट किया गया एज अ एविडेंस। किसके द्वारा? राम जी के द्वारा। राम जी ने इसे ट्रीट किया एज अ एविडेंस। अब इसी एविडेंस के बेसिस पर ये जो राम जी हैं, आगे का जो भी एविडेंसेस होते जाएंगे, कलेक्ट होते जाएंगे। जैसे इनका कंगन का गिरा हुआ, कंगन गिराई थी सीता जी जब उसे रावण उन्हें उठा के लेके जा रहा था। तो एविडेंस कलेक्ट होते जाएगा। एविडेंस हर जगह कलेक्ट होते जाएगा। तो धीरे धीरे चीजें प्रूफ होती जाएंगी कि हाँ भाई वही लेके गया है ना। तो धर्मशास्त्र से लेकर के इवन इंग्लिश लॉ, इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ, मुस्लिम सिस्टम ऑफ लॉ, हर जगह एविडेंसेस का यूज, एविडेंसेस का ट्रेसेस पाए गए हैं। हर जगह एविडेंसेस का यूज पाया गया है। The early lawmakers recognized that trial often involved the suppression of fact and appreciations of falsehood. Therefore, the law of evidence took every possible precaution consistent with the time to secure the discovery of truth. तो ये जो एविडेंसेस है ना, अभी हमने आपको यही बताया कि एविडेंसेस का यूज जो है, इवन कोर्ट इसको जजमेंट देने के लिए यूज कर सकती है, प्लस डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ के लिए भी एविडेंसेस का यूज होता है। जैसे कि इन्हें जब पता चला कि जटायु के मुंह से ही पता चला कि रावण लेके गया था। जब इन्हें पहली बार पता चला कि रावण ही लेके गया है, तो यहाँ से इन्हें एविडेंस मिला। अब ये डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ होगी, उसके आगे फर्दर 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 एंड अगेन आगे बढ़ती जाएगी डिस्कवरी। तो ये एविडेंसेस हेल्प करते हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ के लिए। द इंडियन The Indian law of evidence had attained by time of the ancient Dharma Shastra as considerable degree of perfection and embedding many modern concepts. तो जो अपना इंडियन एविडेंस है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करता है। जो अपना इंडियन एविडेंस एक्ट है वो बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करता है, लाइक इंग्लिश लॉ सिस्टम को भी कंटेन करता है, कुछ मुस्लिम्स के लॉ सिस्टम को भी कंटेन करता है, और कुछ जो अपने धर्मशास्त्र के जो सिस्टम ऑफ लॉ है, उस समय का जो एविडेंस का तरीका है, वो भी इम्बेडेड है कहीं ना कहीं मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। वो कहाँ से इम्बेडेड है, किस तरीके से इम्बेडेड है, वो जब हम लोग पढ़ेंगे उसे तो अच्छी तरह से समझेंगे। The modern law of evidence, like many branches of our legal system, owes its inception to English common law. Till the beginning of the 18th century, most of the rules remained contained in the ruling and dicta. तो बहुत सारे ऐसे जो अपना मॉडर्न लॉ एविडेंस है, उसके बहुत सारे लाइक मेनी ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम ओज द इंसेप्शन टू द इंग्लिश कॉमन लॉ। तो इंग्लिश कॉमन लॉ के बहुत सारे रूल्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं अपने जो भी अभी समय का एविडेंसेस हैं, एविडेंस का लॉ है अपना। A sort of uncertainty was prevailing, which was not only in the field of law of evidence, but also in the other field of law. फिर कह रहा है द फर्स्ट बुक ऑन एविडेंस। अब ये आई यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक जो इसके पहले जो ये सारी जो बातें हैं एविडेंस के ऊपर हम लोगों ने अभी हिस्ट्री में देखी, ये तो हमने आपको बता दिया कि जो एविडेंस अपना है, एविडेंस लॉ है, वो कुछ चीज़ें जो है धर्मशास्त्र से कंटेन कर रहा है, मुस्लिम से कंटेन कर रहा है, मुस्लिम लॉ से कंटेन कर रहा है, इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ से कंटेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ की छवि जो भारत की छवि है, भारत के लॉ की छवि है, वो पूरे हिस्ट्री को लेते हुए चलती है। जैसे हम अगर कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करें या फिर आईपीसी या पनिशमेंट सिस्टम की बात करें,
तो जितना भी पहले के समय में सज़ा का प्रावधान था और थोड़ा अब के समय में जो एविडेंस का प्रावधान है, पहले जैसा था, वो सब लेके चला आ रहा है कहीं न कहीं। तो हिस्ट्री का जो असर होता है ना, वो कहीं न कहीं एविडेंसेस जो एविडेंस लॉ है, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, सब पे दिखता है। सब पे दिखता है ये सारे जो हिस्ट्री का असर है। चाहे वो क्योंकि यहाँ पे जो भारत की हिस्ट्री है, वहाँ पे मुगल का भी राज रहा है, ब्रिटिशर्स का भी राज रहा है, तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं ये दिखती है, ये बात आपको पता है। लेकिन अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि जो फर्स्ट बुक ऑफ एविडेंस ऑन एविडेंस वाज रिटन बाय चीफ कोर्ट बैरन गिबर्ट which was published in 1756 आफ्टर 30 years of his death। तो भाई ये जो फर्स्ट बुक है ना, ये 1756 में पब्लिश हुई थी। कहाँ पे, किनके द्वारा रिटन था? चीफ कोर्ट बैरन गिबर्ट, इनके द्वारा। तो ये भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जानना, कि क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट बुक ऑफ एविडेंस किससे रिलेटेड है। लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना कवर करते हुए अगर आप पढ़ रहे हैं तो चला करिए। Along with the reform in English law in India too, after 1833, various legal reforms were introduced. बहुत सारे legal reforms हुए हैं। Between 1835 and 1853, a series of acts were passed. बहुत सारे act pass हुए हैं उस बीच में by the Indian legislature, which introduced some stray reforms in Indian law of evidence. Finally, after a lot of twists and turns, a draft prepared by Sir James Stephen, बहुत सारे ट्रिफ्ट और बहुत सारे ट्विस्ट के बाद ये जो इंडियन एविडेंस का जो ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर किया गया था सर जेम्स स्टीफन के द्वारा, इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल इन गवर्नर जनरल इन इंडिया 1871 एंड वाज ड्यूली इनेक्टेड इन 1872। और फिर इनेक्ट किया गया था उसे 1872 में, विच इज द प्रेजेंट इंडियन एविडेंस एक्ट, जो आज का प्रेजेंट इंडियन एविडेंस एक्ट है। और अब उसे भाई बदल बदल करके उसे बना दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023। इसलिए अब ये नया एक्ट बन चुका है। दरअसल ये जो बीएसए है ना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसे भी हम लोग कवर करेंगे, इसकी चीज़ों को जान लेंगे। सेम चीज़ें वही हैं जो कि एविडेंस में कही गई हैं, जो कि एविडेंस एक्ट में कही गई हैं, वो सेम चीज़ें बीएसए में भी कही गई हैं। लेकिन बस यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, कुछ सेक्शंस जो हैं, शायद 4 या 5 सेक्शंस जो हैं वो उसमें एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं बीएसए में, और जो सेक्शंस जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुके हैं, अब बिल्कुल भी मैच नहीं करता सेक्शंस। लेकिन सेक्शंस के अंदर जो भी लिखी हुई बातें कही गई है ना, वो सारे मैच कर रही हैं बीएसए से। कुछ ही हैं जो कि अलग से ऐड किए गए हैं, उसको हम लोग डील कर लेंगे। तो बीएसए इज वेरी इजी, कोई टफ नहीं है बीएसए, अगर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट आ रहा है। लेकिन अगर एविडेंस एक्ट नहीं आ रहा फिर डायरेक्टली आप बीएसए में जंप करेंगे तो भाई एविडेंस तो अभी पढ़ना पड़ेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट तो पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर एविडेंस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भाई जम्मू एंड कश्मीर के आने से पहले, एक्ट के आने से पहले ये भाई होल इंडिया पे अप्लाई होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का एक्ट आ चुका है 2019 का, तो अब भाई ये होल इंडिया पे अप्लाई होता है। Such act also have some other limitation, like it applies to all judicial proceeding in or before the court, including the courts martial other than court martial under Army Act, नेवल डिसिप्लिन एक्ट और एयर फोर्स एक्ट। अब हम लोग जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे इसका ना, इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि किनके किनके ऊपर अप्लाई होता है और किनके किनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, इसे डिटेलिंग में देखेंगे। अब इसके कुछ लीडिंग रूल्स हैं ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के, एविडेंसेस के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के बाहर एविडेंस बात नहीं करता। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि एविडेंस क्या होता है और इसकी हिस्ट्री क्या होती है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसके रूल्स के बारे में और एविडेंस एक्ट के बारे में। दोस्तों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आप कोई भी कमेंट करेंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, हम आपको बिल्कुल आंसर करेंगे। और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हैं, पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस नंबर पे जा करके कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं।
वी विल श्योरली आंसर टू यू गाइस। और दोस्तों, अगर आप इस नोट्स के पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं केवल 21 रुपीज में। अगर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप हमें भेज देंगे इस नंबर पर। और कोई भी क्वेरी के लिए ये नंबर है ही, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी।